हेलो बच्चों, आप सभी लोग अच्छे होंगे आशा करता हूँ। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 तक कल करा दिए गए थे ना, 3 नंबर तक क्वेश्चन कर रहे थे। आज कौन सा है? 4 नंबर क्वेश्चन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ऐसा समझ लो 2 नंबर के लिए, 2 मार्क्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे सरल क्वेश्चन है। कैसे देखो क्या किया है, कह रहा है HCF 306 और 657 इक्वल टू 9 कि 306 और 657 का जो HCF है वो कितना है? 9। यही कह रहा है ना, दिया है। LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए, कह रहा है ना। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान समझो। कह रहा है 306 और 657 का जो HCF है वो कितना है? 9 है। तो यहाँ पर लिख लो भैया HCF बराबर कितना दिया? 9। ठीक, पहली संख्या कितनी दिया? पहली संख्या कितनी दिया? पहली संख्या बराबर 306। दूसरी संख्या कितनी दिया? दूसरी संख्या बराबर 657। निकालना क्या है हमको? LCM इक्वल टू क्वेश्चन नंबर, यही तो बताना है ना। 3 चीजें पता है, एक चीज निकालना है। ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है? कल ही पढ़ाया था ना, कल की क्लास में तुमको पढ़ाया था क्या? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? लासा गुणे मासा, यानी कि LCM गुणे HCF। वही बात है, LCM गुणे HCF कह सकते हैं इसको। थोड़ा बोल। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF ना, ये भी इसको कह सकते हैं। फार्मूला कल ही पढ़ाया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू लासा गुणे मासा। जो क्वेश्चन नंबर 2 वाले में तुम लोग जो सिद्ध करने वाले थे उसमें कर रहे थे ना, इसका लासा मासा निकाल करके इधर दोनों बराबर दिखा रहे थे। बिल्कुल वही फार्मूला इसमें लगा देना है। अब देखो पहली संख्या कितनी दे रखा है? 306। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे भैया? 306 गुणे दूसरी संख्या कितनी दे रखा है? 657 दे रखा है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे भैया? 657 बराबर में देखो भैया लासा, लासा तो निकालना है ना, LCM को ही लासा कहते हैं। तो भैया लासा ऐसे लिखा रहने दो, मल्टीप्लाई मासा, HCF को मासा कहते हैं ना, तो ये कितना दिया है? 9। इतनी बात समझ में आई पक्का? क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया था कि 306 से 657 का जो HCF है वो 9 है। HCF लिख दिया, ये पहली संख्या मान ली, दूसरी संख्या मान ली, बस LCM निकाल। बात समझ पाया ना। अब तुमको निकालना है लासा, इसको रोक लो, ये कायम लिखा है गुणे में, इधर आए कायम आ जाएगा, बटे में आ जाएगा ना, तो ये लासा हम इधर लिख दें। तो लासा इक्वल टू 306 गुणे 657, ये गुणे 9 था ना, काहे में आ गया? बटे में। अब बस 9 से भाग दे तो लासा आ जाएगा। 9 से अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो लासा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भाई? क्योंकि तुमसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन की लासा बताओ। 2 नंबर में आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और सीधी सी बात एक है, फार्मूला पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू लासा गुणे मासा। 9 एक कम। अब देखो ध्यान से, अब इसको बस डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के लिए क्या? 6 3 9, यहाँ पर भी 9 यानी 3 से हो रहा है। 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। फिर से देखो 2 1 3, यहाँ पे 3 ना, तो भैया फिर से 3 1 जा 3 3 जा 9, 1 बचा 12 हो गया, तो 3 4 जा 12, नीचे 1 आ गया ना, तो ऊपर क्या बचा भैया लिख दो 34 इंटू 657, यही बचा ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, लासा आ जाएगा जो हमसे पूछा गया था। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई भी कर दो, 657 की 34 के साथ 34 के साथ करोगे तो 4 से 28 का 8 2 4 5 20 2 22, 4 से 24 2 26। ऐसे 3 का कर दो, 3 से 21, 3 5 15 2 17, 3 6 18 1 19, ये 8 3 3 12 और ये 1 2, कितना आ गया भैया? कह दोगे भैया लासा बराबर कितना आ गया? 22 338। ये क्या हो गया? लासा। फिर से ध्यान से समझो, इस टाइप का क्वेश्चन इसी टाइप का आता है। कल जो पढ़ रहे थे वो गुणनखंड करना, वो कुछ भी नहीं आएगा, क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा। क्या कहेगा तुमसे कि कोई 2 नंबर दे दिया होगा उसका, या फिर LCM दे दिया होगा, ऐसे लिखा होगा भैया LCM आप 2 नंबर्स का जो दिया हो तो LCM भाई, उसमें HCF पूछ रहा होगा। इसमें क्या कह दिया था कि ये 2 संख्याएं हैं, इनका मासा 9 है, तो इनका लासा बताओ, यही कह रहा था ना। तो हमने भैया पहली संख्या को मान लिया 306, दूसरी को 657, और इन दोनों का जो HCF दिया था वो लिख दिया। 3 चीजें पता है, एक चीज मिस है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? फार्मूला ऐसा बना। अब सोचो इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में। कहोगे पढ़ाया नहीं गया, पढ़ाया गया कैसे? पहली संख्या नहीं दिया होगा, दूसरी संख्या दे दिया होगा, लासा मासा दे दिया होगा, कहेगा कि पहली संख्या बताओ, तो कल नहीं कर पाओगे, आसानी से कर लोगे। कैसे? इसको ऐसे रखे रहना, ये दिया इसको रख दो, इसको रख दो, जो गुणे मार इसको पानी कर दो, ऐसा आ जाएगा। यानी कि ये पता चला कि अगर इन चारों में से कोई भी चीज मिस हो,
एक चीज, कोई भी चीज गायब हो उसको निकाल दो, 3 चीजें दे देगा। ये पता है, ये निकालना भाई, इसको रोक लो, ये निकालना, ये तीनों चीजें पता है, इसको रोक लो। बात समझ में आई ना? कर लोगे वाला क्वेश्चन इस टाइप का कोई भी आएगा कर लोगे ना। 2 नंबर में क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा, कल जो पढ़ाएगा तो उसमें से पेपर में नहीं आएगा, वो केवल बेसिक था ताकि तुम लोग ये कर सको। बात समझ पाए ना? तो ये फार्मूला अच्छी प्रकार से याद रखना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तो लासा गुणे मासा। बात समझ पाए ना? क्वेश्चन हो जाएगा ना, कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर जो है ये 5वां है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन थ्योरी बेस्ड है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको रख लेना है कैसे, लेकिन समझ करके, केवल ऐसे ना रखना है देख कर, समझ करके रखना है कैसे रखो। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या कि तुम जांच करके बताओ कि कोई जो प्राकृतिक संख्या n कि मान लो कोई प्राकृतिक संख्या है वो n। अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है ये पता होना चाहिए भैया, ये तो तुम लोग खूब बढ़िया पढ़े हो छोटे से। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में भैया कहते हैं इसको नेचुरल नंबर, क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। अब देखो ध्यान से, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? तो जितनी भी काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ध्यान समझो क्या आपने कहा, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड काउंट मतलब नेचुरल नंबर। अब देखो ध्यान से, काउंटिंग नंबर कौन से होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर यानी काउंटिंग नंबर जितनी भी गिनतियां होती हैं, यानी कि 1 से लगा करके ऐसे इंफिनाइट 1 से स्टार्टिंग कितने से होनी चाहिए? 1 से। ना इसमें निगेटिव आएंगी ना जीरो आएगा। बात समझ पाए? जिसमें जीरो आ जाएगा वो होल नंबर से हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या की जो डिफिनेशन होगी वो मतलब जितनी भी गिनतियां हैं, काउंटिंग नंबर जितने हैं, यानी कि 1 से लगा करके जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या कहलाएंगे भैया? प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। वही चीज ये कह रहा है कि जांच करके बताओ कि कोई प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 से स्टार्ट करके कोई भी हो सकती है, 1 से लगा करके कोई भी हो सकती है, वो क्या 6 की पावर n अंक यानी कि 6 की पावर n अंक पर 0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखो ध्यान से, कह रहा है कि जो 6 है इसकी पावर n है यानी प्राकृतिक संख्या है, इस पे क्या वो 0 पर समाप्त हो सकती है। तो तुम क्या लिखोगे? ध्यान से समझना है, यहाँ से क्या लिखोगे कि अगर 0 तभी आएगा भैया, 0 तभी आएगा जब किसी का फैक्टर में 5 और कितना आना चाहिए? 2। 10 कब बनता है? जब अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए? 2 और 5 जरूर है, ये कंपलसरी है कि 2 और 5 आना ही चाहिए। अब 2 पंचे 10 हो जाएगा। लेकिन भैया यहाँ पे क्या दे रखा है? 6 की पावर n। 6 के फैक्टर कितने होते हैं? तुम भैया कह दोगे 2 या 6, यानी कि कह सकते हो 2 गुणे 3। और इसकी पावर क्या लिख दोगे? n। क्या इसमें 5 आया है? 0 कब आएगा? तुमको कंडीशन बताया है, 0 तभी आएगा जब भैया फैक्टर में क्या आना चाहिए, यानी कि अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए? 2 और 5। अभाज्य गुणनखंड जब करो उसके तब क्या आना चाहिए? 2 और 5। लेकिन यहाँ पे जो हमको नंबर दे रखा था भैया उसमें क्या आया है? अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 3। ये देखो करके देखना। तो क्या इसमें कभी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता ना। 2 3 कभी इसमें 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो तुम लिखोगे क्या हिंदी में? ध्यान से समझना, बात समझ पाए कैसे नहीं होगा 0? कोई पूछेगा बता दो 0 कैसे नहीं होगा? तुरंत कहोगे, अगर कोई पूछे तो कहोगे भैया जी 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो 0 तभी होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड यानी कि जब उसके गुणनखंड करो नंबर के, उसमें क्या आना चाहिए? 2 और 5, तभी तो भाई 0 बनेगा। 2 पंचे 10 तभी 0 बन सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? 6। तो 6 के जब अभाज्य गुणनखंड करोगे तो भैया क्या आ जाएगा? 2 और 3। यानी कि जब 2 ही 3 आ गया तो इसमें 5 तो आया नहीं भाई, 1 तो मिल गया ये देखो, लेकिन यहाँ 3 आ गया, 5 मिला नहीं, तो क्या 0 हो सकता है? नहीं होगा ना। तुरंत कह दोगे सपोज दैट यहाँ पे कोई और नंबर दे देता 10 की पावर n, कह देता कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक n के लिए 10 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कहते तो हाँ भैया जी समाप्त हो सकती है। कैसे? क्योंकि जब तुम 10 के फैक्टर करते तब 2 5 जा 10 और 5 बन जा 5। जब तुम 10 के फैक्टर करते तो 2 और 5 आ जाता, तुरंत कह देते भैया जी 0 पे समाप्त हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या है? 6 है ना, तो तुम तुरंत लिख दोगे। समझ पाना कैसे करना है? लिख क्या दोगे ये समझना है। पेपर में केवल 2 नंबर में आएगा और इसी के नंबर फ्री के नंबर है। लिखोगे भैया कि 6 की पावर n, ऐसे आप लिख देना ध्यान से। संख्या 6 के, केवल 6 है ना, यहाँ पे तुम 6 लिख लो। 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं भैया? 2 और
3 है भाई। अभाज्य गुणनखंड 6 के क्या है 2 और 3 अभी करके बताया था। लेकिन यहाँ तुम लिख सकते हो लेकिन कोई संख्या, यहाँ पे लिख दो कोई भी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, कोई भी प्राकृतिक संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य फलगण 2 और 5 होंगे। यानी प्राकृतिक संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके, बात समझ में आ रही है, जब उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे भैया जी को बता सकते हो? अभाज्य गुणनखंड क्या होने चाहिए बताओ? हाँ 2 और अभाज्य गुणनखंड 2,5। क्या हमने लिखा कि लेकिन कोई भी प्राकृतिक संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होंगे। बात समझ में आई? कह रहा था जांच करके बताओ कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो भैया जी तुम कह दिए, कैसे कह दिए? ये भी तो होना चाहिए, रीजन होना चाहिए। तो तुमने रीजन क्या बताया कि प्राकृतिक संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होंगे। दिमाग में बिठा लो कि 0 तभी आएगा जब 2 और 5 होंगे। ये रीजन हो गया। अब लिखोगे कैसे? तो हमने लिख दिया भाई संख्या 6 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या मिले 2 और 3 है। लेकिन कोई भी प्राकृतिक संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब भैया उसके फैक्टर जो करो कितने होने चाहिए 2 और 5 होने चाहिए भाई, तभी समाप्त होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है 2 और 3 आए, इसीलिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी बता सकते हो? समाप्त होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि भाई 0 तभी समाप्त होगी जब 2 और 5 होंगे। हमारे पास क्या है 2 और 3, तो 0 पर समाप्त नहीं होगी। बात समझ में आई? बस इसके 2 नंबर तुमको मिल जाएंगे, इसके 2 नंबर मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन कोई कराता नहीं है। क्यों नहीं कराता है? क्योंकि थ्योरी बेस्ड कहते हैं कि छोड़ दे। अब किसी ना किसी सेट में 10 20 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन यही आएगा सेम, इसमें चेंज नहीं करेंगे, यही आता है, इतना इसमें नहीं चलेगा, नंबर चेंज नहीं करें। अब सपोज कर भी दिए तो तुमको समझा दिए, 0 होगा जो भी हो यहाँ पे उसके फैक्टर कर लो, जो भी नंबर दिया हो उसके फैक्टर कर लो, फिर देखो क्या उसमें 2 और 5 आ रहा, उसके अलावा आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 5 आना ही चाहिए। अगर नहीं आ गया तो भाई समाप्त होगी, नहीं हटा दोगे वहां से, समाप्त हो जाएगी क्योंकि 2 5 आ गया। लेकिन जब 2 5 नहीं आएगा, मान लो यहाँ पे 8 लिख दिया तो 8 के फैक्टर करो 2 2 2, यानी कि 5 नहीं आया, 5 नहीं आएगा तो वो समाप्त नहीं होगी। बात समझ पाए? फैक्टर करके यहाँ लिख देना, बाद में एक लाइन लिख देना और 2 नंबर दिया तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। बात समझ में आई? पक्का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ पाए ना? आराम से इसको लिख लो, बस इतना ही करना है, तो बस सोल्यूशन में इतना ही कर देना है, इतना ही 2 नंबर के पक्के देना है। ये रट लेना, अपनी एक नोट बना लेना कॉपी बहुत अच्छी सी, एक सभी बच्चे नोट्स कॉपी बनाओ, उस पर फार्मूले लिखो, उसी कॉपी पे इसको लिख लेना है, क्योंकि जब तक नोट्स नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लिख के नहीं याद कर सकते। मैथ में क्या करना है तुमको, बस इतनी पतली सी कॉपी रखो, उसमें फार्मूले लिखो, पेपर के टाइम में सभी रफे लगा के जाओगे, 7 8 रफे जो भरोगे वो लगा के जाओगे, जाहिर सी बात है। बस फार्मूले देख लो, चलते बनो, प्रैक्टिस तो रफ पे करो, एक रफ 2 2 रफ है, इसे खूब भरो, समझ पाए ना? और इसको क्वेश्चन नंबर 1 कितना है भैया 6। ये भी कैसा है? थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। कैसा है? थ्योरी बेस्ड। जैसे पहले समझे थे बिल्कुल वैसे है। अब ये चीजें बिल्कुल छोटे बच्चों वाली हैं, जो ये क्वेश्चन है छोटे बच्चों वाले। अब बच्चे ने लगे थे कठिन, कुछ ना कठिन, एक बात बताओ, उसमें कह रहा था कि 6 की पावर n वाला इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था वो समझ गए अच्छी प्रकार से, 0 तभी होगा जब 2 और 5 होंगे। अब इस पे आ जाओ भैया, कह रहा व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? व्याख्या करने का मतलब ये है कि एक ये संख्या दे दी से भैया, और एक संख्या देखो ये दे दिया है, अब कह रहा है बताओ कि ये दोनों संख्याएं जो हैं भाज्य क्यों हैं। तो यहाँ से 2 पॉइंट पकड़ पाए, दिमाग लगाओ, 2 पॉइंट समझ में आए कि पहली बात तो ये दोनों संख्याएं कहाँ भैया भाज्य हैं। पहली बात तो ये दोनों संख्याएं क्या है भाज्य हैं। ये पॉइंट कैसे पकड़ पाए? क्योंकि कह रहा है कि तुम व्याख्या करो कि ये क्यों है, तुमसे कह दे कि सिद्ध करो कि हम लड़के क्यों हैं, तो जाहिर सी बात पहले से हम लड़का हन, तभी तो करें कि सिद्ध करो लड़का हन। अब कोई चीज भाई जैसे मान लो डस्टर है, तुमसे कह दे कि सिद्ध करो ये डस्टर है,
तो जाहिर सी बात है पहले से टेस्ट है ना, तभी तो सिद्ध कर पाओगे। वैसे ही इसमें कह रहा है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं, यानी कि ये भाज्य संख्याएं पहले से हैं तो काहे के लिए हैं, ये हमको रीजन बताना है। बात समझ पाए क्वेश्चन का। अब तुमसे हम पहले बता रहे हैं भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, तुमको पहले क्लास में बताया था, 15 अप्रैल वाली क्लास में बताया था। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं वो 2 बता रहे हैं, और अभाज्य कौन सी होती है सही से बताना तुम लोग। भाज्य संख्याएं कौन सी होती है, अभाज्य कौन सी होती है, कोई बता सकता है? हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। भाज्य संख्याएं वो होती है जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा हों, जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों, 2 से अधिक हों। मतलब भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके जो फैक्टर हैं मोर देन 2 यानी कि 2 से अधिक हों। अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड कितने हों, जिनके गुणनखंड गुणनखंड केवल कितने हो भैया, केवल 2। अब वो केवल 2 कौन से होंगे, कोई बता सकता है? पहला तो 1 जो सबका होता है, दूसरा स्वयं हुआ संख्या, जैसे कि तुम्हारे सामने हमने लिख दिया 30, इसके फैक्टर होंगे 1 और 13, 1 और स्वयं 13। लेकिन तुम्हारे सामने हमने लिख दिया 14, तो 1 भी होगा, 7 भी होगा, 2 भी होगा और 14 भी होगा, यानी कि ये संख्या कौन सी हो जाएगी, भाज्य, और ये भैया कौन सी हो जाएगी, अभाज्य। आज से दिमाग में बैठे हैं पक्का, ये दोनों चीज समझ लो फिर से कि भाज्य संख्याएं वो होंगी जिनके गुणनखंड 2 से अधिक, यानी कि ये देखो 1 2 3 4। लेकिन अभाज्य संख्याएं वो होंगी जिनके फैक्टर केवल 2। अब याद रहेगा, जैसे कि तुमसे पूछ लें 23 क्या होगा, कोई लोग बता सकते हो 23 क्या होगा, 23 क्या होगा, अभाज्य, क्योंकि भाई 23 स्वयं से करता है और 1 से। फिर तुम्हारे सामने दूसरा एक और क्वेश्चन हम तुमको बता रहे हैं, 25 क्या होगा, कोई बता सकता है? 25 क्या होगा, भाज्य होगा, क्योंकि भाई 5 से भी कट रहा है और 1 भी और 25 भी। बात समझ पाए ना, भाज्य बात समझ गए ना। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये भी 13 अभाज्य, 13 अभाज्य, क्योंकि 2 ही अभाज्य कहाँ? हाँ वो अभी तुमको बता रहे हैं, वही तो अभी सिद्ध करना है ना एक्सप्लेन इसको करना है कि भाज्य क्यों है। अभी देखो, हेलो, अभी देखो केवल 13 थोड़ा दे रखा, गुणे में दे रखा है ना। अभी देखो इधर देखो ध्यान से भैया, इधर देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, भाज्य संख्याएं क्यों है। तो पहली संख्या भैया क्या दी है, देखो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। इधर देखो पहले इसको बढ़िया सही से करके क्वेश्चन को मतलब सही करो। तो ये देखो इधर गुणे गुणे में लिखा है, यहाँ तक इधर लिखा है, यानी कि एक ये है संख्या, एक ये है, इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 13 बाहर ले लो। तो यहाँ पे 7 बचा, 11 बचा, ये 13 चला गया तो 1 बचा, और प्लस यहाँ पर भी क्या बचा, 1। ये 13 कॉमन बाहर आया, यहाँ बचा ये 7, ये बचा 11, ये 13 गया, क्या बचा 1, प्लस लगा था प्लस लगाया, ये 13 गया, क्या बचा दिया 1। बात यहाँ पे समझ पाए पक्का। 13 इसे लिखा रहे दो, 7 11 11 कम 11, 11 11 एक की 11 कम 11, 11 से 77, ये कितना आया 78, जो कि हम डालते गुणे में लिख दे। अब यहाँ से बताओ ध्यान से, 13 78 लिखा है, 78 के जब फैक्टर करोगे क्या केवल 2 ही आएंगे या 2 से अधिक आएंगे, 2 से अधिक आएंगे, पक्का पता है ना, क्योंकि भाई 2 से 2 डिवाइड हो रहा। जब इसके 2 से अधिक आएंगे और 13 के कितने आएंगे 2 से अधिक पहले से इसमें आ गए, 2 से अधिक इसमें, मतलब 2 इसमें आ गए, यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 2 से ज्यादा है। और जब 2 से ज्यादा आएंगे तब कौन सी होती है, भाज्य। ये तुमको बताना था कि भाज्य क्यों है, तो यहाँ पे लिख लोगे भैया, चूंकि 13 गुणे 78, यहाँ पे तुम गुणा करके भी बता सकते हो, लेकिन क्या फायदा है, यहाँ बता देना 13 गुणे 78 के गुणनखंड क्या है भैया, हाँ 2 से अधिक है। दिमाग लगाओगे तभी काम होगा, आप तुम्हारा दिमाग लगाए, 2 से अधिक है। अब भैया क्या लिख दोगे, इसलिए कौन सी संख्या थी भैया, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ये लिख दिया ना। बिल्कुल सेम ऐसे ही तुमको इसको भी बताना है लल्ला, इसको भी बिल्कुल वैसे बताना है। तो पहले देखो एक ये यहाँ से यहाँ तक पूरी संख्या लिखी है, यहाँ तक लिखी है ना, ध्यान से समझना, ये बात समझ पाओ ना। ऐसे इसको भी दिखा देंगे भाई, देखो ये एक संख्या लिखी है, एक ये लिखी है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इधर 5 और यहाँ पे दिया ये 5,
क्या कॉमन मिल गया 5। यहाँ पे भैया क्या बचा 7 गुणे 6 गुणे ये 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस ये 1। यहाँ पे बात समझ गए। 5 भैया ऐसे लिखा रहने दो, 7 छंग 42 ऐसा लिख लो, 4 3 12 प्लस ये 4 3 12 दूनी 24 लिख लो, 4 3 12 दूना 24 और प्लस ये क्या लिखा हुआ 1। अब अच्छा एक बात बताओ, 5 ये ऐसा लिखा रहने दो गुणे, इसकी गुणा कर लो, जो आए उसमें 1 जोड़ दो, यहाँ पे लिख दो। तो 42 24 की गुणा कर लेते हैं भैया, 42 24 की गुणा कर लो, 42 और 24 की भैया गुणा कर लो, कितना आएगा 9 1 10, कितना आया भैया 1008। अब इसमें ये एक ऐड करना है ना, कितना हो गया 1009। अब एक बात बताओ, ये आया 1009, इसके भी फैक्टर हो जाएंगे ना, 1009 के फैक्टर हो सकते हैं ना ऐसे कर पाओ 5 से गुणा कर लेना, जाहिर सी बात 5 9 45 आएगा तो 5 से कटेगा ही, और 5 के फैक्टर 2 पहले से हैं, इसके भी फैक्टर कुछ आएंगे, यानी कि कुल मिला के 2 से ज़्यादा हो जाएंगे। और जब भैया लिख दोगे यहाँ पे, चूँकि 5 गुणे 1009 के गुणनखंड 2 से अधिक है, इसलिए ये वाली संख्या भी क्या होगी भाज्य होगी। क्वेश्चन नंबर ये जो है 6 वाला, तुमको समझ में आया नहीं आया? 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, रटना नहीं है। क्या हुआ भैया 5 से नहीं कटेगा, जब गुणा कर लोगे तब तक कटेगा। हाँ ना करो तो इसे लिखो ना, 5 के तो 2 पहले से हो गए, 1 और 5, इसके भी कुछ हो जाएंगे 2 से अधिक, तो इसे भी हो गए, गुणा करके क्या फायदा। बात समझ पाए ना? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको नोट जो बनाते हो उसमें लिख लेना और पेपर में लिख लेना है, समझ के करना है, रटना इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब तक भाई समझना अच्छी बात है, ये रटना कब तक, रटोगे कब तक, अभी पढ़ाओगे तो कैसे पढ़ा पाओगे, तो ये समझ में आना अच्छी प्रकार। ठीक, आगे के जो क्वेश्चन है वो कल ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। वास्तविक संख्या है कल से समाप्त, परसों बहुपद होगी। समझ पाना? ठीक।